हेलो एंड वेलकम, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव लर्निंग क्लासेस। और आज हम जो टॉपिक उठाए हैं उसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। शेयर को इशू कैसे करती है कंपनी कैसे शेयर को मार्केट में लाती है, क्यों लाती है, क्या क्या रीज़न है, सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। बट इस वीडियो में हम एक ही टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ द प्रोसीजर फॉर शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, हम दो चीज़ कवर करने वाले हैं, प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, चलिए पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, आपने सुना तो होगा कि कंपनीज ने आईपीओ लाया, LIC का भी आईपीओ आने वाला है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास फंड की कमी के कारण कंपनी क्या करती है, अपने जो शेयर्स को है मार्केट में लाती है और लोगों को बोलती है कि आप मेरे शेयर्स को खरीदो और आप मुझे उसके बदले में पैसा दो। इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी कंपनी में कुछ हिस्सेदारी लो और उसके बदले में आप मुझे फंड प्रोवाइड करो जो कि मैं कैपिटल के तौर पे यूज करूंगा और आप एज अ शेयर होल्डर आप हमारी कंपनी में पार्टिसिपेंट रहोगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, अ पब्लिक कंपनी इनवाइट्स द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स बाय एन इन्विटेशन थ्रू अ प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या करती है कि अपना एक प्रोस्पेक्टस बनाती है और बताती है लोगों के सामने अपना पूरा बिजनेस के बारे में, बिजनेस का डिटेल देती है और बोलती है जनरल पब्लिक को कि आप आओ और मेरे कंपनी में अपने पैसे को लगाओ। ठीक है, द कंपनी ऑल्सो इश्यूज सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। इन एडिशन टू दिस, शेयर्स आर ऑल्सो इशूड बाय द कंपनी थ्रू राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर। देखिए, राइट शेयर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, वो आगे आपके चैप्टर में है तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे देखिए यहां पे क्या लिखा है, इट इज नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, द कंपनीज एक्ट 2013 एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज इन इंडिया। देखिए, कोई भी कंपनी अगर शेयर मार्केट में मतलब अपने शेयर को मार्केट में लेके आ रही है तो उसके लिए ये सारी चीज़ों को फॉलो करना जरूरी है। जो ये सारी जो बॉडीज़ हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखा है, दस अ पब्लिक कंपनी रेजेस शेयर कैपिटल। मतलब कैपिटल कहाँ से वो रेज करती है, एक तो पब्लिक इश्यू करके रेज करती है, दूसरा राइट इश्यू करके रेज करती है और तीसरा बोनस इश्यू करके रेज करती है। पब्लिक इश्यू वही आईपीओ के बारे में आप समझेंगे, आगे समझेंगे, हम आएगा आगे। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं इसके प्रोसीजर क्या है। ये तो हमने सीख लिया कि पब्लिक से फंड रेज करेगा, लेकिन क्या रास्ता है, कैसे वो रेज करेगा फंड, वो चीज को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है यहां पे बोला है कि द प्रोसीजर ऑफ पब्लिक इशू कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पब्लिक इशू जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करके वो करता है। सबसे पहला तो है प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन, एक तो करेगा कि शेयर एप्लीकेशन अमाउंट वो रिसीव करेगा, दूसरा है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। देखिए, मैं पहले शॉर्ट में बता देता हूं, फिर आपको आगे लेके चलूंगा ताकि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ पाए। ठीक है, अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। पहला पॉइंट है प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन क्या होता है, देखिए अब कंपनी ने बोला कि भाई मेरा आईपीओ मैंने ला दिया है मार्केट में, अब आप लोग अपना पैसा लगा सकते हो मेरी कंपनी में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी भी कंपनी मतलब ऐसा आके बोली है कि मुझे इतना ही फंड का जरूरत है, 1 करोड़ फंड की जरूरत है, तो पब्लिक जरूरी नहीं कि वो कंपनी में 1 करोड़ ही रुपया लगाए। अब मेरे जैसे लाखों लोग पड़े हैं, वो अपना अपना पैसा डालेंगे, तो मान के चलिए कि हर किसी ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपना शेयर एप्लीकेशन में डाला। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरा और बोला कि हम इतना इतना पैसे का शेयर आपकी कंपनी में खरीदना चाहते हैं। उन्होंने एप्लीकेशन फिल किया। ठीक है, अब देखिए इसके लिए प्रोसीजर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो प्रोसीजर है ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट। पहली बात ये समझिए कि जो कंपनी आईपीओ ला रही है कंपनी में, उसको एक स्पेशल बैंक अकाउंट ओपन करना रहता है। स्पेशल बैंक अकाउंट जिसका नाम देखिए रहता है एस्क्रो बैंक अकाउंट। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा। द कंपनी कैन ओपन अ करेंट अकाउंट इन एनी शेड्यूल बैंक फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन। देखिए यहां सबसे पहला पॉइंट पढ़िएगा, बैंकर टू द इशू आर अपॉइंटेड बाय अ कंपनी टू मेक ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस। और कंपनी को क्या खोलना पड़ता है, करंट अकाउंट खोलना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो पब्लिक आपकी कंपनी में पैसा लगाएगी उनका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अभी नहीं ट्रांसफर होगा, लेकिन उनके जो अमाउंट्स है वो आपके अकाउंट में अभी ट्रांसफर होगा जब वो आप अलॉटमेंट करोगे अमाउंट को। ठीक है,
देख लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक इशू द कंपनी ओपन्स अ स्पेशल बैंक अकाउंट। हमने पहले भी डिस्कस किया कि उनको एक स्पेशल बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है विद द बैंकर टू द इशू विच इज नोन एज एस्क्रो बैंक अकाउंट। देखिए लिखा है दिस अकाउंट इज ओपनिंग बाय प्रेजेंटिंग a copy of the resolution passed in the meeting of board of directors regarding opening of the account along with other documents। सारे डॉक्यूमेंट्स बताने पड़ते हैं बैंक को कि मैं इस प्रोसेस के लिए मैं ये अकाउंट खुलवाना चाह रहा हूं, और उस अकाउंट को हम क्या नाम देते हैं, एस्क्रो बैंक अकाउंट। ठीक है, याद रखिएगा। While opening this account, company assures that the share application money will be deposited in this account and the total amount including share capital and premium will be transferred to the company's account only after completion of the process for share allotment। देखिए मैंने आपको बोला था ना, ये जो आपने एस्क्रो बैंक अकाउंट बनाया है उसमें अमाउंट तभी फाइनलाइज होगा, तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा जब आपकी कंपनी के तरफ से सामने वाले बंदे जिसने आपकी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन भरा था उसको अगर शेयर मिल जाएगा तो आपकी कंपनी में वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। तब तक के लिए वो पैसा किसके पास अवेलेबल होता है, वो बैंक के पास अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दिस अकाउंट इज क्लोज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस फॉर शेयर अलॉटमेंट। और ये अकाउंट क्लोज हो जाता है जब शेयर अलॉटमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, तो ये अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहां पे समझने वाली बात आएगी कि एज पर लेटेस्ट गाइडलाइन ऑफ सेबी का जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें बोला गया है कि शेयर एप्लीकेशन कैन बी मेड ओनली थ्रू एस्बा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एस्बा जो है उसके थ्रू ही हम शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को अपने पास ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द एस्बा प्रोसीजर द शेयर एप्लीकेशन मनी इज ब्लॉक्ड बाय द बैंक वेयर द एप्लीकेंट होल्ड हिज अकाउंट। अब देखिए एस्बा हर बैंक्स को तो अवेलेबल नहीं होता है ये फैसिलिटी, कुछ बैंक्स को अवेलेबल है जो सेबी के साथ जुड़े हुए हैं। वो क्या होता है, जैसे आपने शेयर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया, आपने शेयर के लिए अप्लाई किया, तो जरूरी नहीं कि आपको पूरा शेयर मिल जाए जितना आपने शेयर के लिए अप्लाई किया, या जरूरी ये भी नहीं कि कुछ भी शेयर आपको ना मिले। ठीक है, कुछ भी शेयर, कभी कभी ऐसे भी चांसेस होते हैं कि मैंने आईपीओ में पैसा तो लगाया लेकिन मुझे कुछ भी फंड नहीं मिला, कोई भी शेयर हिस्सेदारी नहीं मिली उस कंपनी में। ठीक है, तो आपके सारे के सारे पैसे क्या हो जाते हैं, आपके अकाउंट में रिफंड हो जाते हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि पैसा जो होता है सबसे पहले कहां जाता है, एस्बा के पास, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के पास। ठीक है, वो बैंक अपने एस्बा के नाम पे रखती है, और जब आपको शेयर मिल जाता है, अगर ऐसा लगता है कि कंपनी की तरफ से आपको शेयर अलॉट हो रहा है, तब जाके आपका पैसा उनके पास जाएगा, नहीं तो तब तक वो बैंक के पास अवेलेबल होगा वो पैसा। ठीक है, लेकिन आपका पैसा ब्लॉक कर दिया जाता है, जब तक आपको शेयर अलॉट नहीं होगा तब तक वो आप पैसे को रिफंड नहीं करवा सकते खुद के पास। ठीक है, द मनी रिमेन्स ब्लॉक्ड टिल द शेयर अलॉटमेंट इज डन एंड द एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड टू द कंपनीज अकाउंट। ठीक है, और as soon as the allotment of share is done, the amount of share allotment is transferred from the bank account of the applicant to the bank account of the company। और जैसे ही आपके पास शेयर आ जाएंगे, आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर आ जाएंगे, मतलब कंपनी के लिए जितना आपने अप्लाई किया था वो शेयर आ जाएंगे, तो उसके बाद वो एस्बा से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा किसके अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट क्या था, ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन। अब शेयर एप्लीकेशन क्या है वो देख लेते हैं। वंस द प्रोस्पेक्टस इज सैंक्शन बाय सेबी, एक बार सेबी ने बोल दिया कि हाँ भाई तुम जो कंपनी ओपन करना चाहते हो उसके लिए तुम आगे की तरफ जा सकते हो, तो द कंपनी गिव्स एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड पब्लिकली अनाउंसेस द पीरियड ड्यूरिंग विच द पब्लिक ऑफर विल रिमेन ओपन फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो क्या करती है कंपनी, एडवर्टाइजमेंट करना शुरू करती है कि भाई आप पब्लिक से रिक्वेस्ट करना शुरू करती है, पब्लिक के सामने अपने प्रोस्पेक्टस को लाती है और बोलती है कि आप आओ और मेरी कंपनी का शेयर खरीदो। ठीक है, और उसके लिए कुछ टाइम पीरियड होता है, जनरली दिस पीरियड इज 3 to 5 days। ज्यादातर ये क्या होता है 3 से 5 दिन का टाइम होता है, उतने के बीच में हमको शेयर के लिए अप्लाई करना रहता है। ठीक है, ऑल इन्वेस्टर्स विलिंग टू अप्लाई फॉर शेयर कैन ऑब्टेन शेयर एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द शेयर ब्रोकर, सब ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंजेस और बैंक्स रिकॉग्नाइज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एस्बा। बोल रहा है कि ये सारी जगह से आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन के फॉर्म कलेक्ट कर सकते हो और वो फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टर विल डिपॉजिट द ड्यूली फिल्ड इन शेयर एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल डिटेल्स। क्या क्या डिटेल्स हैं देखो, सारे डिटेल्स, आपके नाम, आपके आधार कार्ड नंबर,
अकाउंट नंबर फॉर द प्रोसेस ऑफ एसबा इन्वेस्टर विल कहां गया देखो, सिग्नेचर, कॉपी ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर टू ब्रोकर्स who manages to deposit the application forms to bank recognized for ASBA process so that the share application money can be blocked in the respective bank account of the applicant. और आपका जो बैंक अकाउंट है वहां पे आपके पैसे को क्या कर दिया जाएगा, उतने अमाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा जितने अमाउंट के लिए आपने आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एप्लीकेशन फिल किया है, उतने अमाउंट के आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। Under the ASBA process, it is compulsory to deposit the application form to any of the recognized branches of bank for ASBA process in which the application holds his bank account because the bank requires to block the application money in the account. The process for allotment is carried out after verifying the specimen of signature. देखो पहले तो आपका सिग्नेचर चेक किया जाएगा, आपका डिटेल सारा चेक किया जाएगा, उसके बाद अलॉटमेंट का प्रोसेस चालू होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर रिसीविंग द शेयर एप्लीकेशन एंड ब्लॉकिंग द एप्लीकेशन मनी द बैंक इन्फॉर्म द सेम टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। बोल रहा है कि जो कंपनी के रजिस्ट्रार हैं उनको पूरा एप्लीकेशन के अमाउंट मिलने के बाद और ब्लॉकिंग होने के बाद उनको इन्फॉर्म किया जाता है एंड ओनली दोज एप्लीकेशन ऑफ विच द एप्लीकेशन अमाउंट इज ब्लॉक्ड आर हैंडेड ओवर टू लीड मैनेजर ऑफ द कंपनी बाय बैंक्स। और उसी अमाउंट को ये लीड मैनेजर ऑफ द कंपनी को हैंडेड ओवर किया जाता है एप्लीकेशन अमाउंट। ठीक है, चलिए आगे दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट क्या था वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट था ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट ओपनिंग करना है, ओपन करना है, एक करंट अकाउंट ओपन करना है कंपनी को। दूसरा ये है रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन को रिसीव करना है। उसके लिए भी एप्लीकेशन रिसीव में भी क्या क्या करना है वो आप देख लीजिएगा, इसमें एक बार रीड कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। फिर तीसरा पॉइंट बोला है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन को भी क्लासिफाई किया जाता है। देखिए लिखा है A statement of share application is prepared after receiving share application. Application with incomplete information are rejected. जिसका इंफॉर्मेशन कंप्लीट तरीके से नहीं मिला होता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एप्लीकेशन क्वालिफाइंग फॉर शेयर अलॉटमेंट आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स। बोला है कि और जिन लोगों का क्वालिफाई होता है मतलब जिन लोगों का एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसको कैटेगराइज किया जाता है। कैसे कैसे कैटेगराइज किया जाता है, एक तो रिटेल इन्वेस्टर में मतलब उनको डिवाइड कर दिया जाता है, रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि हम लोग। दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, ये नाम याद कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे एलआईसी वगैरह आपको पता होगा। एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंपनी अगर आईपीओ ला रही है तो क्या बोलती है कि कुछ ऐसा शेयर होगा जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय के लिए ही रिजर्व्ड होंगे। ठीक है, तो उस केस में एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी के में भी कैटेगराइज होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। एज पर सेबी गाइडलाइंस, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इट इज नेसेसरी टू रिजर्व 10% ऑफ शेयर इशूड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% का जरूरी है कि उन लोग के नाम पे कैटेगराइज करके रखा जाए। ठीक है, फिक्स करके रखा जाए। जनरली अ कंपनी डिस्क्लोज का मतलब होता है शो करना। ठीक है, द रिजर्वेशन मेड फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेस्टर फॉर शेयर टू बी अलॉटेड इन इट्स प्रोस्पेक्टस। और ये कंपनी को अपने जो प्रोस्पेक्टस होती है, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए वो लोग यूज करते हैं, लोगों के सामने लाते हैं प्रोस्पेक्टस जिसमें उनका पूरा डिटेल होता है, उसमें उनको बताना रहता है कि उन्होंने किस अकॉर्डिंग रिजर्वेशन किया है, कितने कितने परसेंट किस किस इन्वेस्टर के लिए रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन एंड प्रोसेस एंड स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट, लास्ट पॉइंट है, देख लेते हैं। The number of application received in each category is compared with the number of share to be allotted in their respective category. अब क्या किया जाता है, देखिए मैंने अलॉटमेंट के लिए हर कैटेगरी में कुछ कुछ शेयर रखे थे। ठीक है, मान लीजिए रिटेल के लिए 10% रखा था, इंस्टीट्यूशनल के लिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए, एम्प्लॉय के लिए, हर फील्ड के लिए मैंने कुछ एक रिजर्व कर दिया था कि इसमें मेरे को इतना ही शेयर अलॉट करना है। ठीक है, इतना ही शेयर मुझे बांटना है। तो अब जाहिर सी बात है कि मैंने आपको शुरू में बताया था एप्लीकेशन अमाउंट मिलना जरूरी नहीं कि आपने जितना रिजर्व करके रखा है उतना ही मिले, हो सकता है कि उससे ज्यादा एप्लीकेशन अमाउंट आपको मिल जाए। ठीक है, तो बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इन अ कैटेगरी आर मोर देन द शेयर टू बी अलॉटेड देन प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट इज डन। बोल रहा है कि उस केस में हमको क्या किया जाता है,
प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट दिया जाता है, मतलब हर बंदे को प्रोपोर्शनेट में उनको शेयर अलॉट किया जाता है और बाकी का जो पैसा बचा होता है, जैसे मैंने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो हो सकता है कि मुझे 8 शेयर ही मिले, क्योंकि प्रोपोर्शनेट किया गया तो मेरे हिस्से में 8 शेयर आया तो वो 8 शेयर ही मुझे मिलेगा, बाकी के पैसे मेरे अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। देखिए लिखा है अलॉटमेंट इज फाइनलाइज्ड इन कंसल्टेशन with the company secretary, lead manager to the issue and representative of the recognized stock exchanges। ये सारे बैठ के क्या करते हैं, अलॉटमेंट फाइनलाइज करते हैं। आगे लिखा है a statement of allotment containing detail of the name of applicant to whom shares are allotted। और इसमें बोला गया है कि एक स्टेटमेंट बनाया जाता है अलॉटमेंट का, उसमें जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं जिनको शेयर मिल गया है, अलॉट कर दिया गया है और जितना नंबर ऑफ शेयर अलॉट किया गया है और उनका डीमैट अकाउंट नंबर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी, ठीक है, वो भी सारा चीज प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी पब्लिक को मिला या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को मिला या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को मिला, तो जितना जितना शेयर अलॉट हुआ है उनका नाम लिस्ट किया जाएगा, उनका पैन नंबर लिस्ट किया जाएगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी लिस्ट किया जाएगा, कितना शेयर उनको मिला वो भी चीज को लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे बोला है डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द शेयर अलॉटेड टू रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स एंड शेयर अलॉटेड आर क्रेडिट टू रिस्पेक्टिव डीमैट अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट। और उसके बाद क्या होता है, जो देखिए आपको शेयर बाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो वो डीमैट अकाउंट में किसके लिए बात कर रहा हूं, कंपनी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, कंपनी ने तो एस्क्रो बैंक अकाउंट खोला ना, आपके लिए बात कर रहा हूं, जो आप शेयर होल्डिंग का मतलब आप कंपनी का जो शेयर खरीदने जा रहे हो उनके लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उनको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है और वो डीमैट अकाउंट में उनके जो शेयर होते हैं वो क्रेडिटेड हो जाते हैं, मतलब उनके पास मैसेज के थ्रू पता चल जाएगा कि मुझे इतने पैसे मिले हैं, मेरे मतलब इतने शेयर मिले हैं मेरे अकाउंट में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए द प्राइस ऑफ शेयर अलॉटेड इज अंडर द, और उसके बाद क्या होगा, जितना आपके अकाउंट में शेयर अलॉट हुआ है उसके हिसाब से अमाउंट क्या होगा, उतना ही अमाउंट कंपनी के अकाउंट में एसबा के थ्रू, मैंने आपको बताया था ना, एसबा के पास अमाउंट ब्लॉक्ड रहता है। एसबा क्या करती है, कंपनी के एस्क्रो बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगी जितना आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब एसबा जो है इंटरमीडियरी का काम कर रही है, एसबा इज वर्किंग एज एन इंटरमीडियरी, वो इंटरमीडियरी के अकॉर्डिंग काम कर रही है, वो आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करेगी और उतने का ही पैसा किसको ट्रांसफर करेगी, कंपनी के अकाउंट में। ठीक है, और बाकी का पैसा अगर लगेगा कि उनको सरप्लस अमाउंट आपका जितना शेयर नहीं अप्लाई हो पाया है तो वो पैसा आपके अकाउंट में रिफंड कर देगी। ठीक है, देखो लिखा है applicants are informed about the share allotted or not through SMS and email by the stock exchange and depository participant। आपको SMS या ईमेल के थ्रू आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका शेयर अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, द कंपनी ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज and the SEBI। The company is required to complete the entire process from receiving share application to allotment of share and listing of share on recognized stock exchange within 15 days as per SEBI guidelines। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास पूरा डिटेल सबमिट करना पड़ता है कंपनी को, और ये जो डेडलाइन होता है वो 15 दिन का डेडलाइन होता है। ठीक है, चलिए बाकी का जो दूसरा जो पॉइंट है द प्रोसीजर ऑफ शेयर मार्केट, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमने क्या पढ़ा था, द प्रोसीजर फॉर शेयर एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मैं बहुत जल्दी सेकेंड पार्ट भी लाने वाला हूं, तो ये वीडियो को फटाफट कंप्लीट कीजिएगा और सेकेंड पार्ट का वेट कीजिए। मैं एक दिन अगले दिन ही ये दूसरा भी वीडियो अपलोड करूंगा।